हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी मानवास शुरू करते हैं। जैसे ही वह लड़की एक नई दुनिया में दाखिल हुई, उसने खुद को एक जंगली सूअर द्वारा पीछा करते हुए पाया। जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी एक शेर ने उसे बचा लिया। लेकिन फिर शेर एक सुंदर आदमी में बदल गया, जिसके जानवरों जैसे कान और पूंछ थी। वह लड़की को घूर रहा था, उसका दिमाग चकरा रहा था। कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि उसकी आंखें बेहद खूबसूरत नीली थी। जैसे ही वह उसे सूंघने के लिए झुका, डरी हुई लड़की चिल्लाती हुई पीछे हट गई। आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? वह आदमी बस उलझन में दिख रहा था। क्या आपको नहाने के लिए कपड़े लाने की जरूरत है? उसने पूछा। वह फिर से पास आया और अपना परिचय दिया। लेडी, मेरा नाम लियो है। मैं अकेला आदमी हूँ। आप किस कबीले से है? लड़की ने तुरंत कुछ बहाना बना लिया। मेरा नाम लिली है। मैं अपने कबीले से अलग हो गई और किसी तरह यहाँ आ गई। यह खबर सुनकर लियो बेहद खुश हो गया। उसने लिली की कमर में हाथ डालकर कहा, मैंने तुम्हें बचाया है, इसीलिए अब से तुम मेरी हो। मैं तुम्हें अपने कबीले में ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम मेरे साथ रहोगी। इससे पहले कि लिली समझ पाती कि क्या हो रहा है, लियो एक बड़े शेर में बदल चुका था और उसे अपने घर की ओर ले जा रहा था। जब वे कबीले पहुंचे तो लिली दंग रह गई। क्या यहाँ के सभी जानवर इतने सुंदर है? सभी लोग तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई। वे सब एक साथ बातें करते हुए लियो से पूछने लगे, तुम्हें यह लड़की कहाँ मिली? यह बहुत खूबसूरत है और अभी भी अविवाहित होगी। तभी एक घमंडी आवाज शोर को चीर दिया। यह मुखिया की बेटी स्टेला थी। लियो, तुम इस लड़की को कहाँ से घसीट कर लाए हो? मैं तुम्हें यहाँ किसी बाहरी को लाने की इजाजत नहीं दूंगी। लियो ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैंने इसे पाया है, इसीलिए अब यह मेरी है। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। इतना कहकर वह मुड़ा और लिली को अपने साथ ले गया। मुखिया की बेटी गुस्से से आग बबूला हो गई और चीखने से खुद को रोकते हुए बोली, कमीने। लिली को एक लकड़ी की झोपड़ी में वापस लाया गया। लियो ने उसे बदलने के लिए कुछ साफ कपड़े दिए, फिर पास में ही बैठकर अपने पोंछ हिलाने लगा। लिली ने अनकंफर्टेबल होकर उससे उसे जाने को कहा ताकि वह कपड़े बदल सके। लियो सचमुच उलझन में लग रहा था। क्यों, तुम तो पहले से ही मेरी साथी हो। लिली ने सिर हाथों में थामते हुए आह भरी, मैं सचमुच आभारी हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन हम अभी मिले हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। वह सच में सोच रही थी, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन हम अभी अभी मिले हैं। अभी हमारा रिश्ता उस तरह का नहीं है। क्या तुम एक जानवर हो? हमारा रिश्ता भला कैसे हो सकता है? अचानक लियो खड़ा हुआ और झपटा लिली को बिस्तर पर गिरा दिया। लिली, प्लीज मुझे मना मत करो, उसने रिक्वेस्ट की। मुझे पता है तुम बहुत खूबसूरत हो और शायद पहले किसी रईस की तरह रहती थी, लेकिन मैं एक महान शिकारी हूँ और बहुत स्किलफुल हूँ। क्या तुम कोशिश नहीं करना चाहोगी? उसकी सीरियस शक्ल देख कर लिली घबरा गई और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। जानवरों की इस दुनिया में एक कमजोर औरत होने के नाते वह जानती थी कि उसे सुरक्षा की जरूरत है। वह उसे मना नहीं कर रही थी, बस हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। यह सुनकर कि उसे उससे नफरत नहीं है, लियो ने उसे प्यार से गले लगाया, उसके गाल पर एक चुम्बन दिया और फिर उसके लिए खाना ढूंढने चला गया। कपड़े बदलने के बाद लिली और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद लियो वापस आया, अपने साथ उस सूअर से भी बड़ा शिकार लेकर जिसने उसका पीछा किया था। लियो को खाना बनाते देख उसने मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसने उसके हाथ पर एक कट देखा और दर्द भरी शक्ल बनाकर उसे चाटने लगा। लिली ने झिझकते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और उससे अपने लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लाने को कहा। उसने सोचा कि जब वह यहाँ फंसी हुई है तो घर लौटने का रास्ता ढूंढते हुए यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाने की कोशिश कर ले तो बेहतर होगा। बाद में जब लिली बारबेक्यू की तैयारी कर रही थी, तभी मुखिया की बेटी स्टेला के नेतृत्व में कुछ लोगों ने दरवाजा जोर से खोल दिया। उसने अपने साथियों को उस अनजान औरत को बाहर निकालने का आदेश दिया। लिली ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शांति से उन्हें चेतावनी दी कि लियो जल्द ही
वापस आ जाएगा। बाकी औरतें हिचकिचाई। लियो कबीले के 3 सबसे ताकतवर स्वर्ण श्रेणी के जानवरों में से एक था और उसकी शक्ति बेजोड़ थी। गुस्से में आकर स्टेला ने लिली पर हमला किया, लेकिन लिली, जो पीछे हटने वालों में से नहीं थी, उसने एक बड़ी बांस की सींग उठाई और स्टेला की हाथ में घुसा दी। तभी दरवाजा फिर से खुल गया। लियो को वहां खड़ा देखकर स्टेला चौंक गई। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और घमंड से उसे देखने लगी। उसने घोषणा की, मेरा प्रजनन काल आ रहा है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपने बच्चों का पिता बनने का मौका दूं। लियो ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लियो ने लिली को अपनी बाहों में भर लिया और स्टेला को चेतावनी दी कि अगर उसने कभी उसकी मालकिन को फिर से परेशान किया तो वह इतना नरम बिहेवियर नहीं करेगा। अपनी औकात पता चलने के बाद मुखिया की बेटी लिली से सचमुच नफरत करने लगी। रात में लियो बिस्तर लगाया और लिली से कहा कि अब सोने का समय हो गया है। 24 कैरेट शुद्ध पशु चमड़े से बने बिस्तर को घूरते हुए लिली घबरा गई। यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगे? भोले भाले लियो ने अपना सिर खुजाया। क्या हम साथ नहीं सो सकते? लिली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। आधी रात को लियो को लगा कि उसे ठंड लग रही होगी, इसीलिए उसने धीरे से उसे चमड़े के कंबल से ढक दिया। चांदनी में उसका चेहरा और भी सुंदर देखकर उसने धीरे से गुड नाइट कहा। मेरी प्यारी। अपने सपनों में लिली एक नर्म गर्म शेर को गले लगा रही थी। इतना आरामदायक महसूस करते हुए उसे लगा जैसे वह घर लौट आई हो, लेकिन अचानक झोपड़ी से एक चीख गूंजी। लियो! अपने बड़े शेर रूप में ठीक उसके बगल में लेटा हुआ था। अनजान शेर ने बस अपना सिर खुजाया और बताया कि उसे डर था कि रात में उसे ठंड लग जाएगी, इसीलिए वह बिस्तर पर लेट गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यह वही महिला थी जो कुछ दिन पहले स्टेला के साथ थी। अब माफी के तौर पर फल लेकर आई थी। जल्द ही वे सब बातें करने लगी। एक सुनहरे बालों वाली लेडी लिली के पास झुकी और फुसफुसाती हुई बोली कि यहाँ मादाएं बहुत कम है और उनका शिकार करना पशुओं का कर्तव्य है। उसने यह भी बताया कि एक मादा के कई साथी हो सकते हैं। मुखिया की बेटी स्टेला के सबसे ज्यादा कुल 10 साथी थे। यह संख्या सुनकर लिली चौंक गई। लियो, जो उनकी बातें सुन रहा था, चिढ़ने लगा। क्या यह औरत कभी चुप भी रहेगी? बाहर स्टेला ने उनकी बातचीत सुन ली और गुस्से से आग बबूला हो गई। उन महिलाओं पर चिल्लाते हुए कहा कि उन्होंने एक बाहरी इंसान के लिए उसे धोखा दिया है। वह अपने पीछे खड़े पुरुषों की ओर मुड़ी। उसकी आवाज में द्वेष भरा था। तुम जानते हो कि अब आगे क्या करना है? और गर्मी से लिली बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसीलिए उसने लियो से उसे कबीले के पीछे एक छोटी नदी पर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारने वाली थी, उसने देखा कि लियो का जाने का कोई इरादा नहीं था। शर्मिंदा होकर लिली ने उससे अपने लिए कुछ साबुन बेर लाने के लिए कहा। उसे आखिरकार जाते हुए देखकर लिली ने राहत की सांस ली। दोपहर की बड़ी गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा पानी एकदम सही था। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अरे बेवकूफ स्त्री! मुझे सच में नहीं पता कि लियो को तुझ में क्या दिखता है। लियो ने मुड़कर देखा तो नदी किनारे स्टेला और कुछ आदमी खड़े थे। स्टेला के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने उन आदमियों की ओर मुड़कर कहा, वह आपकी जीवन साथी बनेगी या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। लिली को बुरी निगाहों से घूरते हुए वह उसकी ओर बढ़ते हुए अश्लील कमेंट कर रहे थे। डर कर लिली जल्दी से किनारे पर पहुंची। फटाफट अपने कपड़े पहने। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, लियो किसी भी पल वापस आ जाएगा। वह तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। फिर भी सामने खड़ा आदमी उस पर झपटा। लिली गुस्से से चिल्लाई, तुमने मुझे नहाते समय परेशान किया और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें अपना साथी मानूं। अब एक चट्टानी दीवार के सहारे गिरी लिली ने एक पत्थर उठाया और उस आदमी पर फेंक दिया। फिर जंगल की ओर भागने लगी। वह एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई और वह थक कर जमीन पर गिर पड़ी। तभी जंगल में एक शक्तिशाली शेर की दहाड़ गूंजी और वे सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग गए। अपनी प्यारी लड़की को घायल देखकर लियो उसके पास दौड़ा। उसका दिल दर्द से भर आया था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे दिलासा दिया और कहा कि डरो मत। अपने आंसू पोंछते हुए लिली ने मुश्किल से मुस्कुराया। लियो ने उसे उठाया और एक सीरियस वादा किया, अब से कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। जब वे झोपड़ी में लौटे तो लियो ने
ठान लिया कि वह उन जानवरों को सबक सिखाएगा। लेकिन उसी समय बड़ी तादाद में जानवर इकट्ठा होने लगे। जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े आ गए थे और कबीले की ओर झुंड बनाकर बढ़ रहे थे। लिली को पता नहीं था कि जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े क्या होते हैं। सुनहरे बालों वाली लेडी ने समझाया कि बाहर के कई पौधे इन कीड़ों के कारण मुरझा रहे थे, जो गर्मियों में बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। अगर वे कबीले में घुस गए तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। सभी मुखिया के घर पर इकट्ठा हुए और चिंता से बुदबुदाने लगे कि कीड़े उनका सारा खाना खा जाएंगे और उन्हें कहीं और जाना पड़ सकता है। मुखिया ने घोषणा की कि कबीले ने जरूर कुछ गलत किया होगा, जिसके लिए देवताओं ने उन्हें दंडित किया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टेला, जो अब भी लिली से नफरत करती थी, उसने उसकी ओर उंगली उठाई। जरूर उसी ने किया होगा। ये जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े तभी प्रकट हुए जब उसने हमारे कबीले पर विपत्ति लाई। सुनहरे बालों वाली राक्षसी ने तुरंत लिली का बचाव करते हुए कहा कि उसे तो पता भी नहीं था कि ये कीड़े क्या है और स्टेला को निजी दुश्मनी के चलते उसे फंसाना नहीं चाहिए। मुखिया ने शांति बनाए रखने का आदेश दिया और देवताओं से बात करने वाले राय को बुलाया। राय ने एक नीला क्रिस्टल निकाला और लिली को उसे पकड़ने के लिए कहा। लिली मन ही मन सोचने लगी, ये मैंने नहीं किया। सच सामने आने पर मेरा नाम साफ हो जाएगा। अचानक राय जमीन पर गिर पड़ा और कांपती हुई उंगली से इशारा करने लगा। लिली की ओर देखते हुए स्टेला ने कहा, यह वही है जिसने भूमिगत कीड़ों को हमारे कबीले पर हमला करने के लिए लाया। स्टेला ने तुरंत आग में घी डाला। राय की बातें कभी गलत नहीं होती। उसे तुरंत कबीले से निकाल दो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। वही जानवर जो अभी अभी लिली का बचाव कर रहे थे, अब उसकी ओर इशारा कर रहे थे। लिली तुरंत समझ गई, इतने बड़े मुसीबत में आखिर मुखिया किसी को बलि का बकरा नहीं बना पाता तो उसके नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। वे देवताओं की इच्छा का इस्तेमाल करके सारा दोष उस पर मोड़ रहे थे। इससे पहले कि लिली अपना बचाव कर पाती, एक दूसरी महिला ने उसे जमीन पर धक्का दिया और चिल्लाते हुए उसे जाने के लिए कहा। तभी लियो आया और लिली को ढाल बना लिया। अगर कबीला उसे नहीं अपनाएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। स्टेला चीखी, क्या तुम इस बाहरी के लिए कबीले के साथ विश्वासघात कर रही हो? लियो का संदेश स्पष्ट था, लिली मेरी अपनी है। जब तुम उस पर आरोप लगा रही हो तो क्या तुम भूल गई हो कि मैं भी इस कबीले का हिस्सा हूँ? जैसे जैसे झगड़ा बढ़ता गया, लिली ने लियो का हाथ पकड़कर उसे शांत होने के लिए कहा। कबीले को छोड़ने से कीड़ों की समस्या हल नहीं होगी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मुझे पता है कि जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों से कैसे निपटना है। इस बार हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। लिली ने बताया कि जब वह नहा रही थी तो उसने देखा कि नदी के बीच में उगे पौधों को छोड़कर बाकी सभी पौधे धीरे धीरे मुरझा रहे थे। कीड़े पानी से डरते थे। अगर वे कबीले के चारों ओर एक नहर बना दे तो वे उनके आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। तीनों सूर्य देवताओं के नीचे पानी बर्बाद करना दंड लाएगा। मुखिया ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया। लिली मुखिया को देखती रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। वह कीड़ों को रोकने की बात कर रही थी और वह चढ़ावे की बात कर रहा था। क्योंकि तुम बकवास करने पर तुले हो तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ, उसने कहा। सूर्य देवता का कर्तव्य पृथ्वी को प्रकाशित करना है। अगर हम इन कीड़ों को तब तक बेकाबू होने देंगे जब तक कुछ भी ना उगे तो सूर्य देवता और भी क्रोधित हो जाएंगे। लिली की बात सुनकर सभी जानवरों को लगा कि उसकी बात में दम है। घबराए हुए मुखिया ने राय को आगे धकेलते हुए देवताओं से फिर से मार्गदर्शन मांगने को कहा। लिली अब पिता पुत्र के इस नाटक को और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने भीड़ से पुकार कर कहा, जो लोग कीड़ों को खत्म करके अपने घर की रक्षा करना चाहते हैं वह मेरे पीछे आए, अपने घर खोने के डर से। और सभी को एक काम सौंपा गया था जिसे समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य था। अपने घर खोने की चाह में सभी पशु मानव लिली के पीछे पीछे चले गए। प्लानिंग बनाई गई और अगली शाम सभी को कीड़ों को पूरी तरह से खत्म करने का काम सौंपा गया। लिली को भूख लगने की एहसास हुई, इसीलिए वह प्यार से उसके लिए कुछ फल ले आई। उसके हाथ पर एक घाव देखकर लिली ने पूछा, यहाँ क्या हुआ? लियो ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया और स्वीकार किया कि नदी किनारे उन जानवरों को सबक सिखाते समय उसे यह चोट लगी।
लिली उसे पानी के पास ले गई और उसका घाव साफ करने लगी। उसने लिली को गहरी स्नेह भरी निगाहों से देखा, फिर एक जीवन क्रिस्टल निकाला और उसे बताया कि इसी खानी से वह मजबूत हो जाएगी। इतने सारे क्रिस्टल देखकर लिली हिचकिचाई। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं खा सकती। लियो ने उसे नीचे गिरा दिया, एक क्रिस्टल अपने मुंह में डाला और उससे विनती की कि वह मना न करे और धीरे से उसे खिला दिया। तभी सुनहरे बालों वाली लड़ी घबराकर दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी कि नहर में कुछ गड़बड़ हो गई है। पता चला कि मुखिया की बेटी फिर से गड़बड़ करने आई थी और पकड़ी गई थी। सभी की मेहनत के फलस्वरूप नहर का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। सभी पशु पुरुष लिली को धन्यवाद देने आए और यहाँ तक कि उसे नया कबीले का मुखिया बनाने के लिए भी कहा। उनका मानना था कि उसके नेतृत्व से कबीला समृद्ध होगा। उसी समय मुखिया की पत्नी कुछ पुरुष पशुओं के साथ गुस्से में वहां पहुंची। वह सालों से जिस कबीले पर शासन कर रही थी उसे सौंपने को तैयार नहीं थी। उसने ताना मारते हुए कहा, एक बाहरी इंसान को मुखिया बनाने का क्या अधिकार है? उसके पीछे खड़े एक पशु पुरुष ने फुसफुसाते हुए कहा, कबीले के नियम के अनुसार जो सबसे ज्यादा योगदान देता है वही मुखिया बन सकता है। वह बाहरी हो सकती है लेकिन उसका योगदान किसी से भी ज्यादा है। मुखिया की पत्नी ने उस इंसान को घूर कर चुप करा दिया और लिली की ओर मुड़ी। मैंने सुना है कि तुम मेरी बेटी को तंग कर रही हो। इससे पहले कि लिली कुछ रिएक्ट कर पाती, उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। लियो तुरंत लिली के सामने कूद पड़ा और मुखिया की पत्नी पर दहाड़ने लगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, लिली ने उसे रोक दिया। वह जानती थी कि मुखिया के परिवार की कबीले में गहरी जड़ें हैं और यहाँ रहना बस और मुसीबत को न्योता देना होगा। उसने मुखिया बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और जाने का फैसला किया। लियो ने उसका हाथ थामा और वे दोनों कबीले को छोड़कर स्टोन हेवन नामक जगह की ओर चल पड़े। वे एक घने जंगल में आराम करने के लिए रुके। लियो ने अपनी प्रेमिका को देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। अगली सुबह लियो शिकार पर निकल और लिली ने सजावट के लिए कुछ फूल तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह पहुंचे, फूल के लिए कुछ फल तोड़ने का फैसला किया, उसे यह देखकर हैरानी हुआ कि एक घायल सांप जैसा जानवर वह पड़ा हुआ था। झोपड़ियों में सांपों से डरी हुई उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी, लेकिन उसे घायल देखकर वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। उसने कुछ रक्तस्राव रोकने वाली जड़ी बूटियां ढूंढी और उसके घाव पर पट्टी बांधी। पास झुककर उसने महसूस किया कि सांप जैसा दिखने वाला राक्षस असल में एक सुंदर पुरुष था। अचानक वह उठ बैठा। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थी, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी। सांप जैसे दिखने वाले राक्षस ने आत्मविश्वास से मन ही मन सोचा कि इस जंगल में कोई भी उसे चोट पहुंचाने लायक नहीं है। लिली को पसीना आ गया। क्या उसे लगा कि मैं उस पर हमला कर रही हूँ, जबकि मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसने भागने का फैसला किया। उसे भागते देख सांप जैसा राक्षस पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। तुम क्यों भाग रहे हो? उसने पूछा। मुझे घर जाना है, लिली ने घबराकर कहा। सांप जैसे दिखने वाले राक्षस ने झुककर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। लिली ने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे सुंदर पुरुष मुझे कभी नहीं डरा सकता। मुझे बस कुछ काम करने हैं। उसकी बात सुनकर वह और भी करीब आ गया। उसने मुझे सुंदर कहा। क्या वह मुझसे प्रेम निवेदन कर रही है? लिली के लिए यह आखिरी झटका था। वह भाग गई। उसे गायब होते देख नाग राक्षस हंसा। ऐसा लगा जैसे उसे कोई दिलचस्प शिकार मिल गया हो। वह चुप कर उसके पीछा करने लगा। अपने शिविर में वापस आकर लिली स्वादिष्ट भोजन पका रही थी कि अचानक एक बंदर राक्षस आया। एक अकेली मादा को देखकर उसने उत्साहपूर्वक उसे अपनी साथी बनने का निमंत्रण दिया और शेखी बगारी कि वह अपने कबीले का सबसे बलवान पुरुष है और उसके पास जीवन क्रिस्टल का अनंत भंडारण है। लिली ने उसे चेतावनी दी कि उसकी पहले से ही एक बहुशक्तिशाली साथी है और उसे चले जाने को कहा। बंदर राक्षस ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि नाग राक्षस के अलावा इस जंगल में कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। ठीक उसी समय नाग राक्षस आया। बंदर राक्षस डर से चीख पड़ा और भाग गया। उसे जाते देख लिली ने अपने माथे से पसीना पोंछा। कितनी बुरी किस्मत है, पहले एक बंदर और अब यह उससे भी ज्यादा डरावना सांप। नाग राक्षस उसके पास आया। मादा, मुझे देखकर तुम खुश नहीं लग रही हो।
लिली ने घबराकर अपने हाथ हिलाए और जल्दी से अपने आश्रय के अंदर वापस चली गई। उसे इतना डरा हुआ देखकर नाग राक्षस सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद लिली ने दरवाजे से बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा था। नाग राक्षस जरूर ही चला गया होगा। उसने जांचने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन वहां बस छोटे छोटे सफेद सांपों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। सभी उस पर फुफकार रहे थे। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और एक छड़ी पकड़ ली। उसने धमकी दी, अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लेकिन छोटे सांप डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे। लिली कांप रही थी, सोच रही थी कि जीवन क्रिस्टल होने के बावजूद भी वह इस घने जंगल में कमजोर है। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ सांप राक्षस अंदर आया। उसने पूछा, तुम्हें किसने कहा था कि इसे परेशान करो? दोनों छोटे सांपों ने अपने मालिक को देखकर समझ लिया कि उनका मिशन पूरा हो गया है। सांप राक्षस लिली के पास गया और चिंता से पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। लिली को याद आया कि उसने अभी अभी उसे बचाया था। शायद वह आखिरकार एक अच्छा सांप था। लेकिन उसे इतना करीब देखकर उसने शर्माती हुई अपना सिर घुमा लिया। अभी अभी मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा पहले से ही एक साथी है। तभी लियो अपने शिकार के साथ लौट आया। सांप राक्षस को देखकर वह चौंक गया और तुरंत अपने शिकार को छोड़कर लिली की ओर भागा। सांप राक्षस स्वभाव से ही धोखेबाज होते हैं। उसे तुम है बेवकूफ न बनाने दो। उस नाग राक्षस ने मासूमियत का नाटक किया। मैंने कुछ नहीं किया। असल में मैंने तो बस उसे बचाया था और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। लियो को गुस्सा होते देख लिली ने जल्दी से समझाया कि वह कोई बुरा नाग नहीं है। उसी समय ठुकराया हुआ बंदर राक्षस अपने साथियों के साथ लिली को छीनने के लिए लौट आया। उसने नाग राक्षस की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह घायल है और अब कोई खतरा नहीं है। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में लियो को गला घोंटकर पकड़ लिया गया। एक बंदर ने लिली को पकड़ लिया और लियो की जान के बदले उसे अपनी साथी बनने की मांग की। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, नाग राक्षस ने बंदर को लात मारकर दूर फेंक दिया और लिली को अपनी बाहों में उठा लिया। यहाँ बहुत खतरा है। वह शेर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। दोनों को भागते देख बंदरों ने उनका पीछा किया, लेकिन नाग राक्षस को कोई चिंता नहीं थी। भले ही वह श्रापित था और अपनी कमजोरी के दौर में भी था, फिर भी बंदर उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी बीच लियो गला घोंटने से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि लिली गायब थी। नाग राक्षस लिली को अपने घर ले आया। लिली ने तुरंत उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? उसने पूछा। उसने सीरियसली समझाया, तुमने पूरे बंदर समुदाय को नाराज कर दिया है और वह शेर अब अकेला है। वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अब जब मैं अचानक गायब हो गया हूँ तो लियो बहुत चिंतित होगा। लिली गुस्से से बोली, तुम उससे उसे वापस लेने की मांग कर रहे हो। नाग राक्षस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल धीरे से उसके बालों में रख दिया। मेरी दुल्हन बन जाओ और तुम इस जंगल की स्वामिनी बनोगी। वह तुम्हें जो कुछ भी दे सकता है मैं भी दे सकता हूँ। लिली ने पलटकर जवाब दिया, तो यही तुम्हारा मकसद था? इसके बारे में सोचना भी मत। मैं कभी तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी। नाग राक्षस जाने के लिए मुड़ा। यही रुको और सोच लो, उसने कहा। लिली ने गुस्से में पैर पटका और मैंने सोचा था कि वह एक अच्छा सांप है। तभी एक लेडी वह आई। वह नाग राक्षस की विश्वास पात्रियों में से एक थी और उसके पास लिली के लिए एक हार था। यह उसके सबसे कीमती उल्टे शल्क से बना था जो उसकी रक्षा कर सकता था। लिली उस सुंदर हार की ओर आकर्षित हुई, लेकिन यह जानते हुए कि यह उसकी सबसे कीमती वस्तु है, उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। बहस के दौरान हार गलती से पानी में गिर गया। लेडी का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई कि लिली कूर है। उल्टा शल्क नाग राक्षस की जीवन शक्ति से जुड़ा था। अपनी कमजोरी के दौरान वह पानी को छू भी नहीं सकता था। शोर सुनकर नाग राक्षस बाहर आया। उसने देखा कि उस औरत ने लिली को खुद ही हार दिया था और उसे चेतावनी दी कि वह उसकी अनुमति के बिना फिर कभी ऐसा न करे। जब वह जाने लगा तो औरत ने लिली पर उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगाया और ताना मारा कि वह उसके उल्टे तराजू के लायक नहीं है। लिली हैरान रह गई, लेकिन घायल नाग राक्षस के लिए चिंतित होकर उसने माफी मांगने जाने का फैसला किया, लेकिन उसी के दरवाजे पर हिचकिचाई। नाग राक्षस ने उसे देखा और अंदर बुलाया। उसने नाटकीय ढंग से खांसते हुए दयनीय आवाज में कहा, वह कुछ दिनों तक खून की उल्टी करेगा, लेकिन सच में ठीक है।
लिली ने उसके नाटक को नजरअंदाज करते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा पूरा तरीका शुरू से ही एक साजिश थी, है ना? यह सुनकर नाग राक्षस घबरा गया। लिली ने उसके कमरे में उन 3 छोटी सांपों को देख लिया था जिन्हें उसने बहादुरी से बचाया था। वह उठकर समझाने लगा कि उसने यह प्लानिंग बस इसलिए बनाई क्योंकि लिली उससे बहुत डरती थी। समझाने के बाद वह फिर से कमजोर दिखते हुए अपनी बाह पकड़ ली। लिली ने गुस्से से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और नाटक कर रहे हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन बीत गए। साइलस नाम के उस नागरूपी जीव ने लिली के लिए मीठे फल लाए और उसने उसे अनसुना कर दिया। फिर वह उसके लिए एक कपड़ा लाया जो उसने खास उसके लिए बनाई थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने मुझे धोखा दिया है और सोचता है कि वह आसानी से बच जाएगा। क्या उसे लगता है कि मैं वह हूँ आसान शिकार? लिली फूलों के बगीचे में तितलियों को निहार रही थी और सोच रही थी कि वह कब यहाँ से निकल पाएगी। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, एक खूबसूरत लेडी की। लिली ने मुड़कर देखा तो सामने एक अजीब नर सांप जैसा राक्षस खड़ा था। वह झपटा और बेरहमी से उसकी गर्दन पकड़ ली और चिल्लाने लगा कि वह उसे मार डालेगा। पता चला कि वह आदमी साइलस का दुश्मन था। वह जानता था कि साइलस लिली को पसंद करता है और उसके हाथों लिली की मौत का ख्याल साइलस को गुस्से से पागल कर देगा। तभी साइलस वह आ गया। गौरिक, उसे छोड़ दो। हालांकि गौरिक ने अपनी कमजोर हालत में साइलस की बात पर ध्यान नहीं दिया और दोनों लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान गौरिक ने अपने पूंछ से एक जोरदार प्रहार किया जिससे साइलस खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अपनी प्रेमिका को गौरिक के चंगुल में देखकर साइलस ने तुरंत पलटवार किया। भयंकर संघर्ष के बाद गौरिक को एहसास हुआ कि वह घायल साइलस के खिलाफ भी नहीं जीत सकता और भाग गया। लेकिन साइलस को जहर दिया गया था और वह जल्द ही लिली की बाहों में गिर पड़ा। लिली घबराकर उसका नाम पुकारने लगी। कमरे में वापस आकर लिली ने बिस्तर पर बेहोश पड़े साइलस को देखा और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसे बचाते हुए साइलस को जहर दे दिया गया था। वह उसकी भावनाओं को समझती थी, लेकिन उसके पास पहले से ही लियो था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और दिल ही दिल में उसने लियो को अपना साथी मान लिया था। साइलस, मुझे माफ कर दो। तभी साइलस ने कमजोरी से भरी आंखें खोली और उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक तुम मुझसे नफरत नहीं करती, बस इतना ही काफी है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसी बीच लियो स्टोन हेवन पहुंच गया और मदद के लिए अपने दोस्त फॉक्स वेस्ट से मिला। यह सुनकर कि लियो की माता को एक सांप जैसा जानवर ने पकड़ लिया है, लोमड़ी ने कुछ ताकतवर नर इकट्ठा किया और लियो के साथ घने जंगल में चला गया। वहां लियो ने साइलस के छोटे सफेद सांपों में से एक को पकड़ लिया और उसे धमकाया कि वह उसे अपने मालिक के पास ले जाए। उस समय लिली घायल साइलस की देखभाल कर रही थी। क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार हुआ है? साइलस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे ठीक होते देख लिली ने लियो के बारे में सोचा और सोचा कि इतने समय बाद वह कैसा होगा। लिली का ध्यान कहीं और भटक रहा था। यह देखकर साइलस ने उसे हल्के से काट लिया। लिली का चेहरा लाल हो गया। तुमने अचानक मुझे क्यों काट लिया? तुम क्या सोच रहे थे? साइलस उससे पूछने ही वाला था कि तभी एक नौकरानी अंदर आ गई। यह खतरनाक, कुछ बाहरी लोग हमारे घर में घुस आए हैं। उसी समय लियो बाहर था और उसने एक छोटे सांप को बंधक बना रखा था। साइलस, बाहर आओ वरना मैं तुम्हारे इस छोटे सांप को मार डालूंगा। लियो की आवाज सुनकर लिली खुशी खुशी बाहर भागी। लियो ने तुरंत उससे पूछा, क्या उस सांप ने तुम्हें परेशान किया? लियो को बेखबर देखकर साइलस ने छोटे सांप को वापस छीन लिया। तुम मेरे घर में घुसकर मेरे अधीनस्थ पर हमला करते हो लियो, तुम मौत को दावत दे रहे हो, उसने चिढ़कर कहा। लियो को लड़ते देख लिली ने जल्दी से लियो को समझाया कि साइलस उसे उसकी रक्षा के लिए लाया था और उसका कोई इरादा नहीं था। फिर उसने साइलस से उसके लिए उसे छोड़ने की विनती की। क्या तुम दोनों हाथ मिलाकर सुलह कर सकते हो? दोनों एक ही समय पर बोले, असंभव। साइलस को लग रहा था कि लिली के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है और अब इस आदमी को आकर उसे छीनने की कोशिश करनी थी। दूसरी ओर लियो को लग रहा था कि वह लिली का सच्चा साथी है और यह सांप उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। वह साइलस को सबक सिखाने के लिए धीर था। जल्द ही दोनों फिर से लड़ने लगे। अचानक लिली चिल्लाई, ठीक है, लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ। दोनों तुरंत रुक गए। साइलस ने अपना मुंह पकड़ लिया और खांसी का नाटक करते हुए कहा कि वह सिर्फ इसलिए गुस्से में था क्योंकि लियो ने उसके अधीनस्थ पर हमला किया था। उसे खांसते देख लिली दौड़ी, चिंतित हुई और आह भरकर बात वही खत्म कर दी। फिर वह लियो के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उससे कहा कि वह साइलस को स्टोन हेवन चलने दे। लियो चौंक गया। वह एक शक्तिशाली 6 सितारा सर्प दानव है। वह इतना कमजोर नहीं है। लिली,
उसकी बातों में मत आना। यह सुनकर साइलस ने दयनीय भाव से अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। जहर मेरे पूरे शरीर में फैलने वाला है। मुझे डर है कि मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। फिर उसने लिली से कहा कि वह उसके बिना चली जाए और कहा कि वह सब कुछ खुद संभाल लेगा। लियो गुस्से में दहाड़ा, तुम बेशरम सर्प दानव, क्या नाटक करना बंद करने में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। तभी प्रतिद्वंदी सर्प दानव गौरिक एक भयावह नजर से अंदर आ गया। एक सांप, एक शेर और एक लोमड़ी सब यहाँ है। लगता है आज तो दावत होगी। साइलस ने देखा कि उसका दुश्मन अपने साथ कई मददगार लेकर आया है और वह समझ गया कि भयंकर लड़ाई होना तय है। उसने लिली को लियो के हवाले कर दिया और उसे तुरंत वहां से जाने को कहा। जाते समय लियो ने अपने लोमड़ी दोस्त से कहा कि वह बंधा हुआ न रहे। फिर वह शहर में परिवर्तित हो गया और भाग गया। गौरिक और उसके साथियों ने लालची निगाहों से अपने शिकार को और उस पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही लोमड़ी हार रही है। एक गंज सांप जैसे राक्षस ने लोमड़ी की गर्दन पकड़ ली। अरे लोमड़ी, मैंने सोचा था कि तू दौड़ने में माहिर है। मैं तुझे एक हाथ से ही गला घोंट सकता हूँ। अचानक साइलस ने अपनी पूंछ झटक कर लोमड़ी को बचा लिया। लोमड़ी को विश्वास नहीं हुआ साइलस ने उसे क्यों बचाया। साइलस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वह अपनी प्रिय लिली को दुखी नहीं देखना चाहता था। उन दोनों को जमीन पर कमजोर पड़ा देखकर गौरिक ने मजाक उड़ाया। जंगली जंगल का महान स्वामी एक लोमड़ी के साथ साजिश कर रहा है। उसी समय लिली और लियो लोमड़ी के पिता को साथ लेकर लौट आए। अपने बेटे को जख्मों से लथपथ देखकर लोमड़ी का राजा गुस्सा हो गया और तुरंत गौरिक से युद्ध करने लगा। गौरिक को करारा जवाब मिला और वह बदला लेने की कसम खाते हुए पीछे हट गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने घुर्राते हुए कहा। लेकिन लोमड़ी का राजा विचलित नहीं हुआ। उसने घोषणा की कि जब तक यह राजा है उसे उससे डर नहीं है। इसी बीच लियो ने घायल लोमड़ी का हालचाल पूछा और पूछा कि क्या वह ठीक है। लोमड़ी ने अपने मुंह से खून पोंछा। मैं ठीक हूँ। आप लोगों के समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद। लोमड़ी राजा ने फिर उन सभी के जाने की तैयारी की। अचानक जवान लोमड़ी ने लियो को बताया कि साइलस ने अभी अभी उसका जान बचाया है और पूछा कि क्या वह उसे ठीक होने के लिए लोमड़ी की मांद में वापस ले जा सकते हैं। लियो ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे घायल साइलस के पास चला गया। सभी को लगा कि वह फिर से झगड़ा शुरू करने वाला है, लेकिन इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया। उठो, हम साथ में स्टोन हेवन चलेंगे। साइलस एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने लियो का हाथ झटक दिया। तुम किसे नीचा दिखा रहे हो, मैं खुद उठ सकता हूँ। लियो क्लियरली नाराज था और उसने समझाया कि वह बस लिली को साइलस के बारे में चिंतित नहीं देखना चाहता था। यह सुनकर दोनों ने लिली की ओर देखा। उसने तुरंत विषय बदल दिया और सभी को स्टोन हेवन जाने के लिए कहा। वहां पहुंचने पर लिली उन दोनों को पट्टी बंधे देखकर खुश हुई और उन्हें कुछ फल दिए। ईर्ष्या से जलते हुए लियो ने फल छीन लिया और लिली को आराम करने के लिए कहा। फिर उसने फल का एक टुकड़ा उछाला जो साइलस के सिर पर लगा। साइलस ने ताना मारते हुए कहा, शेर सचमुच क्रूर जानवर होते हैं। दोनों में तुरंत कहासुनी शुरू हो गई। यह देख करके वे पहले की तरह एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे। लिली संतुष्ट हो गई। उस रात लियो लिली को एक तरफ ले गया और उसके साथ सोने की जिद करने लगा, लेकिन साइलस जानबूझकर खांसने लगा। लिली पर तरस खाते हुए कहा, आज रात बहुत ठंड है, क्या तुम मुझे अकेले सोने के लिए मजबूर करोगी, जबकि मैं अभी भी घायल हूँ। साइलस ने पलटकर जवाब दिया, सांप ठंडे खून वाले जानवर होते हैं और कौन कहता है कि ठंडे खून वाले जानवरों को ठंड नहीं लगती। लिली ने उन दोनों को अपनी ओर ध्यान खींचने की कोशिश करते देखा और आह भरी, आज रात सब अलग अलग सोएंगे। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो जाकर किसी दूसरे जानवर के खाल ले आओ। आधी रात को लिली पानी पीने के लिए उठी। तभी एक सांप की पूंछ चुपके से उसकी ओर सरकी और उसे ठोकर मारकर साइलस के ऊपर गिरा दिया, जिसने उसे कसकर पकड़ लिया। लिली ने उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन चाहे वह कितना भी पुकारती वह नहीं जगा। क्या वह नींद में चल रहा था। संघर्ष करते करते थक कर लिली जल्द ही सो गई। जैसे ही वह सोई, साइलस ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार से चूमा। अगली सुबह लियो जगा तो उसने उन दोनों को एक साथ गहरी नींद में सोते देखा और गुस्से से आग बबूला होकर साइलस को जान से मारने ही वाला था। हालांकि कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। तनाव को कम करने के लिए लिली ने उन सभी के लिए बारबेक्यू बनाने का प्रस्ताव रखा।
उनके पास जंगली मिर्च नहीं थी, इसीलिए साइलस तुरंत उन्हें लाने चला गया, जबकि लियो शिकार पर जाने का फैसला किया। जाने से पहले लियो ने लिली को चेतावनी दी कि अगर साइलस ने दोबारा कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा। बाद में लिली को एहसास हुआ कि उसके पास पर्याप्त प्लेटें नहीं है। वह एड्रियन नाम के लोमड़ी से कुछ प्लेटें उधार लेने गया। गलती से उसने एड्रियन को कपड़े बदलते हुए देख लिया। कपड़े बदल रहा है, वह चीखी, जल्दी से पीछे मुड़ी और अपना चेहरा ढक लिया। एड्रियन ने जल्दी से समझाया कि उसे अकेले रहने की आदत है और उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, लिली ने जल्दी से जाती हुई कहा। उसने एक गहरी सांस ली। किसी और के घर में रहना वाकई असुविधाजनक था। ऐसा लग रहा था कि अब अपना घर बनाने का समय आ गया है। लिली ने फैसला किया कि उसे अपना घर चाहिए ताकि लियो को जमीन पर सोना न पड़े। लियो, जो अभी अभी शिकार से लौटा था, उसने उसकी बातें सुन ली और एक्साइटेड होकर हाथ पकड़ लिया, मानो उनके और उनके होने वाले बच्चों के लिए घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जा रहा हो। साइलिस ने लियो की नासमझी पर मजाक उड़ाया। तुम्हें लगता है कि घर बनाना सिर्फ पेड़ काटने का काम है? लिली के लिए एक अच्छा घर बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ लकड़ी और औजार ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिस्टल भी चाहिए। लियो ने तर्क दिया कि वह यह सब कर सकता है, इसके लिए बस और भी ऊंचे दर्जे के जानवरों का शिकार। तभी महिलाओं का एक समूह चिल्लाता हुआ भागा। स्टोन हेवन प्लाजा में जगह पाने के लिए लिली ने पूछा कि क्या हो रहा है। लियो ने बताया कि हर पतझड़ में स्टोन हेवन में एक उत्सव होता है जहां लोग तरह तरह की चीजों का लेन देन और बिक्री कर सकते हैं। अचानक लिली की आंखें चमक उठी। उसे जीवन क्रिस्टल कमाने का एक तरीका सूझा। लियो उसके लिए जगह पाने के लिए तेजी से भागा। साइलिस ने लिली की तरफ देखा। तुम्हें पता है, तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना एक उल्टा तराजू दे सकता हूँ। यह 5000 जीवन क्रिस्टल में बिकेगा। लिली ने सिर हिलाया। लेकिन यह तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। साइलस को बुरा लगा। तुम लियो को खतरनाक जानवरों का शिकार नहीं करने देना चाहती क्योंकि तुम्हें डर है कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन तुम मेरा उपहार इसलिए नहीं स्वीकार करोगी क्योंकि तुम मुझे बाहरी समझती हो, है ना? लिली अपराध बोध से मुंह फेर लिया। साइलस, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एक बार जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें चले जाना चाहिए। उसी समय साइलस अपना आपा खो बैठा। उसने लिली को पकड़ा और उसे गले लगा लिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे ठुकरा रहे हो? सबसे निर्दयी 6 सितारा नाग राक्षस को। अब वह उसकी सहानुभूति जीतने के लिए बेचारे पीड़ित का नाटक नहीं कर रहा था। उसने लिली की गर्दन पर जोर से काट लिया। लिली शर्मा गई और उसका नाम पुकारा। खुद पर काबू होते हुए साइलस ने उसे छोड़ दिया और उदास होकर चला गया। 2 दिन और 2 रात साइलस सोता रहा। सपने में उसने लिली की आवाज सुनी। नींद में ही उसने आंखें खोली। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लिली ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट रखी थी। साइलस, चलो साथी बन जाते हैं, चलो हमेशा साथ रहते हैं। उसने फुसफुसाते हुए उसे चूमने के लिए झुकी। अचानक साइलस बिस्तर पर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा लेकिन लिली का कोई निशान नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और कड़वी हंसी हंसी। यह सब बस एक सपना था। इसी बीच लिली को साइलस के घायल अवस्था में चले जाने की चिंता सता रही थी, लेकिन वह जानती थी कि जीवन तो चलता ही रहता है। उसने खुद को संभाला और अपना बारबेक्यू तैयार करने लगी। राहगीर एक्साइटेड थे कि वह सिंक पर मांस क्यों भून रही है। यह देखने में स्वादिष्ट लग रहा था। एक महिला ने एक सिंक चखने के लिए उठाई, लेकिन तुरंत उसे फेंक दिया और शिकायत की कि उसका मुंह सुन्न हो गया है और जीभ में जलन हो रही है। यह देखकर बाकी जानवर जल्दी से चले गए। लिली ने सोचा था कि बस लियो को ही जंगली मिर्च पसंद नहीं है, लेकिन इससे उसने लियो को सामग्री इकट्ठा करने के लिए भेजा, मसाला। तभी उसे एक और थॉट आया, गर्मा गर्म खाना। उसकी खुशबू से जल्द ही जानवर एक्साइटेड होकर भीड़ में जमा हो गए। लिली ने मुफ्त नमूने देने की पेशकश की और कहा कि अगर पसंद न आए तो क्रिस्टल के टुकड़े देने की जरूरत नहीं है। 2 जानवर ने हिम्मत करके इसे चखा और कहा कि यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना है। देखते ही देखते सब लोग उसका स्टॉल खरीदने के लिए उमड़ पड़े। पास ही यूना नाम की एक महिला देख रही थी कि नई आई लिली उसका सारा कारोबार छीन रही है और उसके मन में ईर्ष्या पनपने लगी।